द इरा ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी, महा आर्थिक मंदी। 1929 से लेके 1931 तक विश्व के बहुत से देशों को एक बहुत ही भयानक जो आर्थिक संकट था उसका सामना करना पड़ा, और इसी को आर्थिक महामंदी कहा जाता है। वैसे ये प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो आर्थिक मंदी थी इसका दौर शुरू हो गया। तो यूरोप के सभी देश केवल रूस को छोड़कर, और रूस को छोड़कर अमेरिका था, जापान, इस तक जो है इस आर्थिक मंदी की चपेट में आ गए। तो घाटे के बजट, बेरोजगारी, बहुत से बैंक दिवालिया हो गए, उद्योगों के उत्पादन में असंतोषजनक कमी हो गई। तो इस तरह से बहुत से बड़े आर्थिक संकट का सामना विश्व के देशों को करना पड़ा। तो इसके क्या कारण थे? पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। 1929 से 31 तक आर्थिक जो संकट के बीच जो थे, वैसे देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध ने बो दिए थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो हारे हुए या जीते हुए राष्ट्र जो भी थे, उनको काफ़ी आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ा था। युद्ध में लाखों निर्दोष सैनिक मारे गए, लोग मारे गए। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे जो देश थे, इनकी तो आर्थिक स्थिति बिगड़ी ही, साथ ही साथ जो जीते हुए राष्ट्र थे वो भी इस चपेट में आए। दूसरी वजह थी वर्साई की संधि, जो कि जर्मनी के साथ की गई। जर्मनी के ऊपर बहुत सी धनराशि थोपी गई। 6,600 बिलियन पाउंड की राशि किस्तों के भुगतान में करने के लिए कहा गया। उसका जो मार्क थी, करेंसी, उसकी कीमत भी कम होने लगी। तो और कागज़ी मुद्रा जो थी, ये जर्मनी ने बहुत अधिक मात्रा में कागज़ी मुद्रा जारी की, जिससे क्या हुआ, उसकी जो मुद्रा मार्क थी वो उसकी क्या हो गई, कीमत में कमी हो गई। तो जर्मनी को युद्ध का हर्जाना देना भी मुश्किल हो गया। रूहर पर बेल्जियम, फ्रांस ने जर्मनी पर दबाव डालने के लिए उसके रूहर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो डावेस योजना 1924 में, 1928 में यंग प्लान का सहारा लिया गया। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति थी वो नहीं सुधरी। फिर है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की जहाँ तक हम बात करें तो पहले क्या था कि श्रमिक जो थे, जो मशीनें थी, वो इतनी जो उत्पादन था उनमें या मशीनों में ज़्यादातर काम करने के लिए मज़दूरों को लगाया जाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी में अब क्या हुआ कि ऐसी मशीनें चल पड़ी जो कि स्वचालित मशीनें थी, और कम मज़दूरों का, कारीगरों का प्रयोग इसमें होना शुरू हुआ। जिससे क्या हुआ कि लाखों की संख्या में जो श्रमिक थे वो बेरोजगार हो गए, और इससे भी आर्थिक मंदी हुई। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध, बिल्कुल ये भी लगा। तो विजेता और हारे हुए देशों ने अपने स्वार्थिक हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, और इससे भी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। पश्चिमी देशों में सोने की असमान बांट, ये अमेरिका से भारी मात्रा में अस्त्र शस्त्रों का आयात किया, और ये देश अमेरिका के ऋणी हो गए, और इससे भी आर्थिक मंदी बढ़ी। फिर युद्ध संबंधी भुगतानों में की समस्या, युद्ध के से संबंधित जो भुगतान थे राष्ट्रों के ऊपर थोपे गए थे, उसकी भी बहुत सी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, और इससे भी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। फिर उत्पादन में वृद्धि। अब क्या हुआ कि जो वस्तुएं थी कारखानों में, उसका उत्पादन बढ़ गया। सूती, ऊनी कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक की वस्तुएं, बिजली का सामान, मोटर गाड़ियाँ आदि में भारी वृद्धि हुई। तो उत्पादन तो इसका ज़्यादा था, लेकिन मांग बहुत, और उत्पादन अपनी खपत और मांग से बहुत अधिक था। और इस प्रकार उत्पादन और खपत का संतुलन बिगड़ने से वस्तुओं के मूल्य गिरने लगे, उत्पादकों के लाभ में भारी कमी आई, श्रमिकों को वेतन देना मुश्किल हुआ, और इससे भी आर्थिक मंदी आई। फिर है अगला, इसका तत्कालिक कारण था वॉल स्ट्रीट का संकट। अमेरिका में सोने के भारी आयात से बैंकों के ऋणों में विस्तार हुआ, और आर्थिक संकट अमेरिका से शुरू हुआ। इससे एक ढकी छुपी मुद्रास्फीति ने जन्म लिया, जिस पर अमेरिकन सरकार नियंत्रण नहीं रख पाई। व्यापारी घरानों तथा बैंकों को, जो परिवहन उद्योग और बीमा कंपनियों पर नियंत्रण रखते थे, वे अपूर्व मात्रा में शेयर जारी करने आरंभ कर दिए। इससे शेयर बाजार में सट्टे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। कंपनियों के बढ़ते हुए लाभों के कारण अमेरिका के लोगों में शेयरों की खरीद का उन्माद उत्पन्न हो गया। कार्यालयों के जो लिपिक थे, क्लर्क थे, अध्यापक थे, घर की औरतें, व्यापारी 10% ब्याज दर पर ऋण लेकर
उन सिक्योरिटियों को खरीदने लगे जिन पर केवल 2% लाभ था। इस वित्तीय स्थिरता के वातावरण में अक्टूबर 1929 में वॉल स्ट्रीट में स्थित न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों के मूल्य अचानक गिर गए। लोगों में घबराहट फैल गई, वे धड़ाधड़ शेयर बेचने लगे। एक ही महीने में स्टॉक के मूल्य 40% कम हो गए और ये गिरावट 3 साल तक चलती रही। इस आर्थिक मंदी का प्रभाव विश्व के सभी देशों पर पड़ा, जिससे ये एक विश्वव्यापी घटना बन गई। तो ये था इसका तत्कालिक कारण। अब इसके प्रभाव क्या पड़े? एक तो राष्ट्रीय जो स्वार्थ था उसको बढ़ावा मिला इससे, ठीक है, वी और दे, स्वार्थ की भावना जाग उठी। कम्युनिस्ट और फासिस्टों का 1933 में विरोध इसी से ही इटली में पड़ा। बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। इसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी गिरावट आ गई। मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का जो मूल्य था वो गिर गया। जापान ने अपनी मुद्रा येन का मूल्य घटाया, जापानी माल सस्ता हो गया। इटली ने लीरा का मूल्य भी कम कर दिया। अमेरिका ने डॉलर का, इंग्लैंड ने पाउंड का, जर्मनी ने मार्क का, ये अपनी अपनी मुद्राओं के जो मूल्य थे वो कम कर दिए। सोना इकट्ठा करने की होड़ भी शुरू हो गई। अभी देशों में गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी का त्याग बहुत से देशों को ये करना पड़ा कि केवल ऐसा करके ही वे अपनी मुद्रा का अवमूल्यन और विदेशी व्यापार तथा निर्यात में वृद्धि कर सकते थे। फिर तानाशाही शक्तियाँ भी इससे उभर कर सामने आई, जैसे कि जो इटली है वहाँ पर मुसोलिनी के अधीन फासिस्टवादी और हिटलर के अधीन जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। सैनिकवाद को भी इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिला और इससे क्या हुआ कि यूरोप में एक फिर से जो युद्ध की समस्या थी वो उठ खड़ी हुई। राष्ट्रसंघ की जहाँ तक बात करें तो उसके सम्मान को भी काफ़ी धक्का पहुँचा, क्योंकि वो शांति व्यवस्था को बनाए रखने में असफल रहा। आर्थिक संकट के कारण क्या हुआ कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो भी शुरू हुआ। तो ये था विश्व का आर्थिक मंदी का दौर। अमेरिका जो है किस तरह से इस आर्थिक मंदी से बाहर निकला। तो अमेरिका में भी 1929-31 के बीच में भारी जो है ये आर्थिक मंदी आई। मंदी के कारण यही थे कि एक तो युद्ध के बाद की जो भ्रामक वृद्धि थी उसकी वजह से लोगों की क्रय शक्ति भी गिर गई। विदेशी व्यापारिक संबंधों में विकृति आ गई। वॉल स्ट्रीट संकट अभी आपने पढ़ा। अमेरिकन बैंकिंग व्यवस्था की आंतरिक जो दुर्बलता थी, ये इसकी वजह से भी अमेरिका को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। तो शुरू में इसको रोकने के लिए सरकार ने कोई खास उपाय नहीं किए। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे हूवर, रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखता था, आर्थिक पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास रखता था और इसी के तहत ही उसने कोई ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन अमेरिका की जो स्थिति थी वो बिगड़ती चली गई। फिर राष्ट्रपति रूजवेल्ट आए, तो रूजवेल्ट ने इस पर कार्य किया जिससे स्थिति को बिगड़ने से बचाया जा सके। तो उसने जिस दिन रूजवेल्ट ने कार्यभार संभाला उसी दिन उसने बैंक खातेदारों की भीड़ को रोकने के लिए राष्ट्र के बैंकों को बंद कर दिया और सुधार किए उसने। और एक बहुत बड़ा ये कदम था। उसने कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया, जमाखोरी रोकने, डॉलर के अवमूल्यन और 9% पर स्थिर रखने के अधिकार जो थे उसने प्राप्त किए। और इसलिए ये उसके जो कानून थे जो कि इनको कहा जाता है न्यू डील पॉलिसी। तो एक न्यू डील पॉलिसी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा अमेरिका के लिए अपनाई गई। क्या थी? ये 2 प्रकार के कार्य आते थे इसमें। एक तो रिलीफ एंड हेल्थ, स्वास्थ्य तथा लोक कल्याण कार्य, और दूसरे थे रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन, सुधार तथा पुनर्निर्माण के ऊपर उसने जोर दिया। और इसके अंतर्गत उसने मुद्रा और ऋण व्यवस्था में भी सुधार लाया। कृषि के क्षेत्र में दूरगामी सुधार किए गए। उद्योगों की जहाँ तक बात है तो एक इसमें भी उसने काफ़ी परिवर्तन लाने का प्रयास किया। परिवहन जो मार्ग थे उनमें भी उसने सुधार किए। और टेनेंसी घाटी, 20वीं शताब्दी के पहले दशकों में प्रगतिवादियों में ये विश्वास उत्पन्न हो गया था कि प्राकृतिक संपदा का अंधाधुंध प्रयोग निजी लाभ के लिए हो रहा है तथा राष्ट्र की ये संपदा नष्ट हो रही है। आर्थिक मंदी के दिनों में ये विश्वास और भी पक्का हो गया। बाढ़ नियंत्रण, वनों की कटाई, भूमि का नाश, ऐसी समस्याएं थी जो राज्य की सीमा के से बाहर थी।
जिनका संघीय निगरानी और नियंत्रण में ही समाधान किया जा सकता था। तो पनबिजली योजनाओं के लिए मुख्य नदियों पर बांध बनाने का प्रश्न ऐसा ही था। रूजवेल्ट प्रशासन ने इस क्षेत्र में बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं को अपने हाथों में लिया और टेनेसी घाटी अधिकरण की। क्षेत्रीय योजना के इस काम का उद्देश्य बांधों की श्रृंखला का निर्माण करना था, जिससे टेनेसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों के बाढ़ में पानी का प्रयोग बिजली के उत्पादन में किया जा सके। तो ये था टेनेसी घाटी अनुकरण। तो इसमें क्या किया गया कि बिजली बनाने पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो इस तरह से अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका जो है इस तरह से आर्थिक मंदी से बाहर जो है निकला, जिस आर्थिक मंदी में वो 1929 से 1931 ईस्वी के बीच में जो था फंसा रहा। तो ये थी आर्थिक मंदी और किस तरह से आर्थिक मंदी से ये देश जो थे बाहर निकले।